भारत के ऊपर एक नया खतरा मंडराने लग गया है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का जो कमांड है वो आसिम मुनीर के पास में चला गया है। आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर कमांड का हेड बन जाएगा और न्यूक्लियर पूरी पावर जो है वो उसके पास आ जाएगी। जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसकी मिसाइल्स है और जो उसके जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, उसके ऊपर ये पूरा कंट्रोल जो होगा वो आसिम मुनीर का होने वाला है। आसिम मुनीर अपने आप को इतना ताकतवर बनाता जा रहा है कि आगे आने वाले समय में उसको खत्म करना, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये भारत के लिए भी बहुत कंसर्निंग है क्योंकि साफ ये इस बात तो कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ में इंटीग्रेट करके पूरे चीज को रन करेंगे। दोनों देश एक तरह से वॉर रेडी है। अब पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और चाइनीज रॉकेट फोर्स दोनों मिलकर काम करेंगे। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। अगर भारत ने अपने ब्रह्मोस यूज किए तो पाकिस्तान बोलेगा कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स भारत के ऊपर चला दूंगा। अब भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि न्यूक्लियर अटैक होता है तो केवल एक आर्मी जो ऑफिसर है उसी के पास में पूरी की पूरी कमांड दे दी। चाइना और पाकिस्तान भारत के एक तरह से काउंटेड एनिमी है, डिक्लेयर्ड एनिमी है विद न्यूक्लियर वेपन, और भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा अगर ये जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रांग होता जाए, इंटर ऑपरेटेबल होता जाए। पर आज पाकिस्तान जो है एक तरह से ट्रम्प का चहेता बना हुआ है। भारत के ऊपर एक नया खतरा मंडराने लग गया है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का जो कमांड है वो आसिम मुनीर के पास में चला गया है। इससे इतर दूसरी बात यह है, आसिम मुनीर अपने आप को इतना ताकतवर बनाता जा रहा है कि आगे आने वाले समय में उसको खत्म करना, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। भारत के लिए न्यूक्लियर अटैक का एक नया खतरा एक मंडराने लगा है। आपको जानकर यह ताजुब होगा। और आसिम मुनीर अपने आप को आजीवन अब अध्यक्ष फील्ड मार्शल जो है घोषित कर देंगे कि मैं ही रहूंगा, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं रहूंगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं आसिम मुनीर के बारे में कि क्या कुछ होने जा रहा है। 2025 में पाकिस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज किया जिसको हम लोग कह रहे हैं 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 2025 में इसको प्रपोज कर दिया गया था जो कि इनके कमांड स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला है, इनके जुडिशियल सिस्टम को चेंज करने वाला है, इनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं बदलाव ये करने वाला है। आप देखिए कि जो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, इसके तीनों के सेनाओं के अलग अलग प्रमुख होते हैं। उन प्रमुखों के ऊपर एक और प्रमुख होता है, चीफ होता है, और उसको ऊपर से कमांड करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है जिसको होल्ड कौन करेगा? इसको कौन होल्ड करेगा? इसको आसिम मुनीर जो है वो होल्ड करेगा। एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड एनएससी आप जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली में न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं उनको कंट्रोल करने का एक कमांड सेंटर है। ये कमांड सेंटर जो कि आसिम मुनीर के द्वारा कंट्रोल होगा। इसका मींस ये है कि जब भी कोई न्यूक्लियर अटैक होगा तो आसिम मुनीर की केवल एक कमांड से न्यूक्लियर अटैक किसी भी देश के ऊपर हो सकता है। अब भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि न्यूक्लियर अटैक होता है तो केवल एक आर्मी जो ऑफिसर है उसी के पास में पूरी की पूरी कमांड दे दी। उसको ना तो राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत है, ना प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत है। उनको सरपास करते हुए खुद ही वो डिसीजन ले लेगा कि मुझे भारत के ऊपर कब न्यूक्लियर अटैक करना है। इसीलिए भारत के ऊपर ये न्यूक्लियर अटैक का एक नया खतरा जो है वो मंडराने लगा है कि यार एक व्यक्ति के पास में पूरी कमांड दे दी। भारत को अगर न्यूक्लियर अटैक करना हो तो भारत की पार्लियामेंट के अंदर इसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहां पर जो आर्मी स्टाफ है उसके पास में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स, द मूव मार्क्ड एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिविलियन लीड नेशनल कमांड अथॉरिटी एनसीए जो है वो उसका पूरा फ्रेमवर्क दे रहा है। सब कुछ जो है इसके हाथ में होगा। कुल मिलाकर बात यह है, विद द प्राइम मिनिस्टर्स रोल रिपोर्टेडली बिकमिंग स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशनल रादर देन द ऑपरेशनल। मतलब एक्चुअली में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो रोल है वो केवल और केवल क्या हो गया है, इंफॉर्मेशनल। केवल सूचना दी जाएगी कि हम ऐसा कर रहे हैं, उस ऑपरेशन के अंदर उनका कोई भी जो है इंटरप्शन नहीं होगा, खत्म कर दिया गया है। द रिस्ट्रक्चरिंग इज बीइंग लीड बाय फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हु करंटली सर्व इन द ड्यूल रोल। अभी जो है वो दो तरीके के रोल अदा कर रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएएस। तो ये ड्यूल रोल जो है वो अदा कर रहा है। इसके बाद में अब जो है वो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का भी वो चीफ बन जाएगा। इसका मींस ये होगा कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स की पूरी कमांड आसिम मुनीर के पास में चली जाएगी।
आसिम मुनीर ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर वो ऐसे नियम बनाएंगे जिससे कि वो आजीवन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बने रह जाएंगे। ऐसे नियम जो है ये बना सकते हैं। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बटन पर कंट्रोल और भी ज्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है और इसके सेंटर में एक ही नाम है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। क्या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एक नए फेज में एंटर कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ मिलिट्री एसेट्स नहीं होते हैं, ये डिफरेंस, डिप्लोमेसी और ग्लोबल सिक्योरिटी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होते हैं। इसीलिए जब भी किसी न्यूक्लियर आर्म कंट्री के कमांड स्ट्रक्चर में बड़ा इंस्टीट्यूशनल बदलाव होता है तो उस पर सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होती है। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस फ्रेमवर्क में एक ऐसा बदलाव किया है जिसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिलिट्री अथॉरिटी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नए कमांड स्ट्रक्चर ने उनकी जो रोल और जो डिफरेंस डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कमांड और उसमें काफ़ी उसको एक्सपेंड किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो किसी एक व्यक्ति के पर्सनल डिसीजन पर चलने लगा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड जो पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर मौजूद है। तो क्या ये जो डेवलपमेंट है वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदलेगा, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान के इंटरनल मिलिट्री स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है? उमेश जी, पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रक्चर में लगातार हमने बदलाव देखा है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, अब न्यूक्लियर कमांड सेंटर का पूरा सरबराह वो हैं। हालांकि पहले से ही इस तरह के अपडेट्स और जो उम्मीदें हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो जता रहे थे। पाकिस्तान में की बात करें तो पाकिस्तान ने मिलिट्री कमांड को इतना सेंट्रलाइज क्यों किया है? क्या ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए है या फिर सिविल मिलिट्री बैलेंस में और बड़ा कोई शिफ्ट के तौर पे इसको देखा जाए? कैसे इसको देखा जाए? देखिए अमर जी, पाकिस्तान के अंदर अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। वो अभी वहाँ के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। अब पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसको वो सुपरसीड कर रहे हैं और उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड मिलिट्री के अंदर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी मिसाइल्स है और जो उसके जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उसके ऊपर ये पूरा कंट्रोल जो होगा वो आसिम मुनीर का होने वाला है। देखिए, ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी था ना उसका कंट्रोल होता था न्यूक्लियर वेपन्स पे, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स प्रोग्राम पे, स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लानिंग पे। अब वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो आसिम मुनीर अपने हाथ में ले रहे हैं। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि उसको भी सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो अभी माहौल बन रहा है वो एक तरह से गर्म होता जा रहा है। और आप देखिए कि दोनों देशों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश एक तरह से वॉर रेडी है। कोई भी देश अगर किसी के ऊपर कुछ करता है तो दो इमीडिएटली जो सिचुएशन है क्राइसिस में टर्न कर सकता है। अब ये देखिए, ये जो मॉडल उन्होंने बनाया है वो चाइना के सेंट्रलाइज मिलिट्री कमांड मॉडल पे बनाया है, जहां पर भी वहां पर भी आप देखिए कि जो सीसीपी है उसके पास यूनिफाइड मिलिट्री हायरार्की रहती है। सिमिलर कॉपीकैट किया है। अब पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और चाइनीज रॉकेट फोर्स दोनों मिलकर काम करेंगे और इसमें उनको कोई भी सिविलियन ओवरसाइट नहीं चाहिए। देखिए, पहले क्या होता था कि इसके अंदर जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर होते थे इनका बहुत हद तक इनकी भी सहमति होनी ज़रूरी थी। अब वो कमेटी के भाग रहेंगे पर इनकी जो अथॉरिटी रहेगी वो अथॉरिटी ख़त्म कर दिए, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऊपर से एक और एक चीज़ होता था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रहता था, जो पाकिस्तान कोर कमांडर कॉर्प्स था, वो भी एक तरह से पहले डिसीजन लेता था। अब उसको भी ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने एक जनरल अपॉइंट कर दिया है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है आसिम मुनीर को। अंबर जी, ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं।
पूरा सेंट्रलाइज कमांड अथॉरिटी आसिफ मुनीर के पास है। मतलब आसिफ मुनीर जो है भारत को नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टली ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर भारत ने अपने ब्रह्मोस यूज किए तो पाकिस्तान बोलेगा कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स भारत के ऊपर चला दूंगा। देखिए अमर जी, ये सब चीजें इसके लिए किया जाता है क्या कि फ्यूचर वॉर के अंदर भारत को एक तरह से डराया जा सके, धमकाया जा सके। जी, आप भारत को लेकर सवाल करते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट होता है तो डायरेक्ट उसका सीधा संबंध भारत की नेशनल सिक्योरिटी से है। क्या भारत को इस डेवलपमेंट से कोई स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स होने चाहिए? चाइना और पाकिस्तान भारत के एक तरह से काउंटेड एनिमी है, डिक्लेयर्ड एनिमी है विद न्यूक्लियर वेपन्स। अब उन दोनों के बीच में ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी भी चाहिए। अल्टीमेटली वही होने वाला है, आप ये देखिए। और भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा अगर ये जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रांग होता जाए, इंटर ऑपरेटेबल होता जाए, तो भारत को मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ग्लोबल पावर्स की बात करते हैं जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ है ही, इस मेजर जो ये डेवलपमेंट है उसको पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चरिंग है इसको किस नजरिए से देखेंगे या उनको देखना चाहिए? देखिए अभी अमेरिका के अंदर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्हें ट्रम्प के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। ट्रम्प डायनेस्टी के अलावा उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को भी मॉर्गेज करके रख दिया। अब वहाँ पर जो है उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर सारी मॉनिटर कर सकती है, पर आज पाकिस्तान जो है एक तरह से ट्रम्प का चहेता बना हुआ है क्योंकि वो ट्रम्प के जो क्रिप्टो बिजनेस है उसको वहाँ पर रन कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स की असली जो कहानी होती है या उनका असली मकसद होता है वॉर जीतना नहीं बल्कि वॉर को रोकना होता है, डिटरेंस जिसको हम कहते हैं। इसीलिए दुनिया के हर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के लिए कमांड स्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन और क्राइसिस कम्युनिकेशन भी उतने ही जरूरी होते हैं। न्यूक्लियर एज में सबसे बड़ी जीत बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोकने में होती है। तो पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा, या आप कह लो कि जो उनका पूरा कमांड स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग इस समय पर चल रही है। कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर 27वां संशोधन होने वाला है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट होने वाला है। एक इससे पहले अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत आसिम मुनीर ने पूरी ताकत अपने पास रख ली थी। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन गया। अब एक दूसरा यहाँ पर अमेंडमेंट होने वाला है जिसको 27वां अमेंडमेंट कहा जा रहा है। और इस 27वें अमेंडमेंट से रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आसिम मुनीर अपने हाथ में सारी शक्ति जो है वो ले लेगा। जो न्यूक्लियर पावर की बात थी, न्यूक्लियर कमांड की बात थी, वो 27वां अमेंडमेंट करके आसिम मुनीर उस न्यूक्लियर कमांड को भी अपने अंडर में कर लेगा, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेंस फ्रेमवर्क के अंदर चेंज किया जा रहा है जिससे आसिम मुनीर ये काम करने वाला। तो पाकिस्तान के अंदर 27वां अमेंडमेंट किया जा रहा है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिपोर्ट्स का कहना है कि यहां से जो लेटेस्ट चेंजेस होंगे ये कंट्री के डिफेंस फ्रेमवर्क के अंदर होंगे। इस कंट्री के डिफेंस फ्रेमवर्क को चेंज करके आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर कमांड का हेड बन जाएगा और न्यूक्लियर पूरी पावर जो है वो उसके पास आ जाएगी। इस अमेंडमेंट जो हो रहा है इसके अंदर एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाया जाएगा जिसको एनएससी कहा जा रहा है। और ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो होगा ये ऑपरेशनल ओवरसाइट रखेगी कंट्री के स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर और उनके साथ उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर। कहने का बहुत आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये एक तरीके की नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड एक तरीके का सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी होगा जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल की देखभाल करेगा। ऑपरेशनल ओवरसाइट का मतलब कि पूरा जो उस पर से है वो एक तरीके से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पास आ जाएगा और जो पूरा कंट्री का जो स्ट्रेटेजिक एसेट है वो भी इनके पास आ जाएगा और सारा न्यूक्लियर आर्सेनल भी उसके पास आ जाएगा और इससे वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का हेड कौन होगा? ये इसका हेड होगा आसिम मुनीर, या जो भी मिलिट्री का 4 स्टार जनरल होगा वो उसको इसका हेड बनाया जाएगा और वो हेड पूरी तरीके से उसके पास सारी शक्तियां, सारा न्यूक्लियर आर्सेनल सब कुछ उसके पास आ जाएगा। रिपोर्ट से आ रही हैं कि ये सारा ओवरहॉलिंग, ये जो पूरा स्ट्रक्चर में चेंज चल रहा है और उसको पूरा सेंट्रलाइज करने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ आसिम मुनीर का किया जा रहा है। आसिम मुनीर पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, दोनों एक साथ, और अब ये न्यूक्लियर कमांड का हेड बन जाएगा जो कि थोड़ा कंसर्निंग है। और यहाँ पर ऑलरेडी इसने अपने बंदों को इसमें डालना शुरू कर दिया है। इसका लेफ्टिनेंट जनरल है सईद आमिर रजा,
जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था, उसके बाद इसको एलिवेट किया गया, 4 स्टार जनरल बना दिया गया और अब कहा जा रहा है कि इसको इनॉग्रल कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड भी बना दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये पूरा जो ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है जो नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का इनके, ये ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट एक्चुअल में चाइना से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है। जो चाइना का रॉकेट फोर्स है एकदम उसको कॉपी पेस्ट करके ये इन्होंने बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको चाइना का इन्फ्लुएंस तो दिखाई दे रहा है और ये खुल करके बोल भी रहे हैं कि हम चाइना के साथ में इंटीग्रेट भी करेंगे। तो चाइना का जो रॉकेट फोर्स है एकदम वैसा ही एनएससी को बनाने की यहाँ पर कोशिश है और इस एनएससी को, नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को, जो सपोर्ट करेगी बॉडी वो स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीजन होगी और मिल करके ये लोग पूरा जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स का मैनेजमेंट है, डिफेंस डिलीवरी सिस्टम्स हैं, मिसाइल डेवलपमेंट है, ये सब कुछ सिंगल हैंडेडली इस एक कमांड के पास चला जाएगा। पहले अलग अलग कमांड्स होते थे, उनकी अलग अलग वर्किंग होती थी। ये फेडरल स्ट्रक्चर को एकदम इन्होंने खत्म कर दिया और इसको एकदम सेंट्रलाइज बनाने की कोशिश है। सेंट्रलाइज बनाने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये एक्चुअल में सारी शक्ति अपने पास एकत्रित करने की कोशिश यहाँ से कर रहा है। अब इसमें कहा गया कि ये पूरा जो इसका एम है वो ये है, पूछा गया कि भाई क्यों ऐसा कर किया जा रहा है, तो इसका पूरा जो एम है वो क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, इस सबका एक स्ट्रैटेजिक कमांड बनाना चाहते हैं, वन कमांड बनाना चाहते हैं जहाँ से एक ऑर्डर और सब फॉलो करें, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए इसको क्रिएट किया जा रहा है। और इस बॉडी का एक बहुत बड़ा फोकस ये है कि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को फोकस करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे चाइना के साथ में। अपना जो पूरा डिफेंस इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, वो चाइना के साथ में किया जाएगा। ये भारत के लिए भी बहुत कंसर्निंग है क्योंकि साफ ये इस बात तो कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ में इंटीग्रेट करके पूरे चीज़ को रन करेंगे।